हेलो दोस्तों, विस्मय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद के शून्य। क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक द्विघाती बहुपद के शून्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघाती बहुपद के शून्यक। तो पिछले वीडियो में हमने देखा द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप को। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या था? px = ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b, c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं और a = 0 है। अब हमको इसके शून्य ज्ञात करना है। तो चूँकि दो घाती बहुपद एक ही चर वाला मतलब दो चर वाला बहुपद है, सेम चर है पर दो चर है, तो इनके दो शून्य निकलेंगे। तो हम इनके शून्य ज्ञात करने के लिए ये मानते हैं कि इनके दो शून्यक है, अल्फ़ा और बीटा। माना अल्फ़ा बीटा दो शून्यक है। दो शून्यक भी बोलते हैं इनको, या मूल, या इंग्लिश में बोले तो रूट्स। दो रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब हम इस अल्फ़ा और बीटा को गुणनखंड विधि से लिखेंगे। चूँकि ये शून्यक इसके व्यापक रूप के बराबर होंगे, तो इनका जो गुणनखंड रूप रहेगा वो उसके व्यापक रूप के बराबर रहेगा। ये अल्फ़ा और बीटा के मान बहुपद के व्यापक रूप को संतुष्ट करता है, तो इनका जो गुणनखंड रहेगा वह बहुपद के व्यापक रूप के बराबर रहेगा। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड में व्यापक रूप लेते हैं और राइट हैंड साइड में अल्फ़ा बीटा का गुणनखंड रूप लेते हैं। हम इन्हें गुणनखंड रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं। तो हम इन्हें गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो हमको लेना क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड में इसका व्यापक रूप ax² + bx + c = ax - अल्फ़ा और x - बीटा। चूँकि ये पॉजिटिव है, x के बराबर a है, और ये रूप कैसे आया है ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि x = अल्फ़ा और x = बीटा। जब हम इस व्यापक रूप में अल्फ़ा का मान रखेंगे तो ये व्यापक रूप को संतुष्ट करेगा। मतलब जब अल्फ़ा x की जगह में अल्फ़ा रखेंगे तो अल्फ़ा की जो भी संख्या होगी, वास्तविक संख्या, वह इस व्यापक रूप को हल करने में 0 के बराबर होगी, तो उसको संतुष्ट करती है। इसलिए हम x बराबर अल्फ़ा लेते हैं और x बराबर बीटा लेते हैं। इन दोनों का मान इस व्यापक रूप में रखने पर वो उसका जो इस समीकरण को या फिर इस व्यापक रूप को संतुष्ट करता है, इस बहुपद को संतुष्ट करता है अल्फ़ा और बीटा का मान। तो x = अल्फ़ा, तो जब ये x की तरफ अल्फ़ा आएगा तो x - अल्फ़ा = 0,
और x माइनस बीटा इजकल टू 0। क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर है और ये व्यापक रूप भी 0 के बराबर है, तो ये इनका मान क्या होगा, इनका मान भी बराबर होगा। अब हम देखते हैं ए एक्स और ए एक्स, यहाँ ए होगा और यहाँ भी ए होगा, सेम होगा इन दोनों का गुणनखंड। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर, अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड का विस्तार करने पर क्या होगा, ए को वहीं रखते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, दोनों गुणन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा फिर अल्फ़ा के साथ होगा तो एक्स माइनस एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा। जब इनसे ए से इंटू करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बीटा माइनस ए एक्स अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं फिर से, तो ए तो सभी में कॉमन है तो ए को बाहर रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में ए तो निकल गया तो क्या बचा, बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा इक्वल टू, ए तो निकल गया, एक्स स्क्वायर भी निकल गया। अब इनमें से एक्स कॉमन निकालते हैं तो माइनस एक्स कॉमन निकल जाएगा, माइनस एक्स और क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा और बीटा। इसको आगे हल करने पर तो ये क्या बचा था, इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा। इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं। उक्त समीकरण की तुलना, नहीं इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। अब हम इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो व्यापक समीकरण जो राइट हैंड साइड में था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इनका यहीं पे इंटू करके इसको व्यापक रूप में ला लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा। अब इस पद की इस पद से तुलना करने पर तो ये दोनों पद सेम है, ए एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर, दूसरे पद की इनसे कट जाएगा, मतलब ये पद 0 हो जाएगा, पक्षांतर करने में माइनस आएगा सो ये कट जाएगा। अब इस पद की तुलना इस पद से करने पर प्रथम पंक्ति की हो गई, अब ये दूसरी पंक्ति की, बी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स को यहीं रहने देते हैं, बी एक्स को इधर ही रहने देते हैं, क्या आएगा इधर, ए सबके इंटू में है तो ए अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब यहाँ पे रहेगा बी और ए,
ये चिन्ह माइनस का चिन्ह तो था ही, माइनस का चिन्ह इसमें ऐड हो गया, इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इनके इंटू में एक्स है और इनके भी इंटू में एक्स है, अपॉन में एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो बी अपॉन में ए माइनस बी अपॉन में ए माइनस बी अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यह एक बीटास समीकरण है का योगफल है, बीटाओं का योगफल। अब तीसरा समीकरण हल करते हैं, सी और अल्फ़ा और बीटा, ए अल्फ़ा बीटा होगा क्योंकि ए का अल्फ़ा के साथ भी होता है। तो सी इज इक्वल टू ए अल्फ़ा और बीटा, तो सी अपॉन में ए हो जाएगा, सी अपॉन में ए हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये क्या हो गया, बीटाओं का गुणनफल का मान, बीटास गुणनफल। तो हमें इस व्यापक समीकरण को हल करने पर हमें व्यापक समीकरण को हल करने पर अल्फ़ा बीटा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों प्राप्त होते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, और जब हम इसको हिंदी में डिस्क्राइब करेंगे तो x का गुणांक क्या होता है, व्यापक समीकरण में x का गुणांक होता है b, तो इसको लिखेंगे माइनस, इसको लिखेंगे माइनस बी एक्स का गुणांक अपॉन में ए किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। उसी प्रकार तीसरे समीकरण को ही लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, तो क्या है, एक सी जो है अचर राशि है, एक सी अचर राशि, सी अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है व्यापक समीकरण का हल। फिर से देख सकते हैं एक बार, द्विघाती बहुपद का व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, ए डजंट इक्वल टू 0 होगा। अब माना हमने ए और बी दो शून्यक है या मूल है, दो रूट्स हैं, तो हम इनका गुणनखंड करेंगे, और कैसे आया वो भी मैंने बताई हूँ कि ए एक्स की व्यापक समीकरण से ए एक्स की जगह में अगर हम अल्फ़ा रखेंगे, तो इन दोनों को बराबर में अगर अल्फ़ा रखेंगे तो ए एक्स अल्फ़ा होगा, ए एक्स इनके माइनस में चला जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा, अल्फ़ा माइनस ए। उसी प्रकार से इसका भी होगा, बीटा के रखने पर बीटा भी होगा। तो हम इन दोनों समीकरण को, चूँकि ये इनको संतुष्ट करता है, तो ये इनका जो गुणनखंड होगा, शून्य को गुणनखंड व्यापक समीकरण के बराबर होगा। तो व्यापक रूप पर गुणनखंड को बराबर करने पर और इस गुणनखंड का विस्तार करने पर हमें अल्फ़ा और बीटा का योगफल और गुणनफल प्राप्त हुआ। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अल्फ़ा बीटा के गुणनफल और योगफलों में संबंध, उनके किए गए सवाल हल करेंगे, उनका संबंध जानेंगे और उनकी ट्रिक्स भी देखेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।